कहानी की शुरुआत हुई एक आदमी को दिखाने से जिसका नाम निक्की होता है। वो होटल में बैठकर खाना खा रहा था कि तभी एक लड़की आकर उसकी पास बैठ जाती है। वो निक्की को कहती है कि वो सामने वाला बूढ़ा आदमी मुझे परेशान कर रहा है, मैं उसे जान छुड़वाना चाहती हूँ। मैं जब से आई हूँ वो समझ रहा है कि मैं अकेली हूँ, अकेली समझकर तंग कर रहा है। उसने भी निक्की से कहा कि तुम थोड़ी देर के लिए मेरे दोस्त होने का नाटक करोगी, प्लीज आके उसे ये लगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और वो मुझे परेशान न करे। उसकी ये बात सुनकर निक्की मान तो गया, लेकिन वो लड़की जिसका नाम जस था उसकी तरफ अजीब तरह से देखने लगता है। जस पूछती है, क्या तुम कोई सीरियल किलर खूनी हो जो इस तरह मुझे घूर रहे हो? ये कहता है कि मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो सामने वाले की वो मुझे किस तरह का सोचता है और मैं वैसा बनता हूँ। अब दोनों देर रात तक ऐसे ही बातें करती रहीं। इनकी दोस्ती हो जाती है। फिर और वक्त साथ गुजारने के लिए कमरे में चली गई, जहां तब एक आदमी कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। वो दोनों को साथ में देकर छोड़ गया। निक्की पर गन तानकर मारने की धमकी देता है। जीस निक्की को बताती है कि ये मेरा हस्बैंड है, बहुत ही पागल इंसान है, अब से पहले भी कई सारे लोगों को मार चुका है और ये देखना तुम्हें भी मार देगा। पर यहाँ आने की डरता नहीं, ना ही खुद को छोड़ने के लिए कहता है, बल्कि उसने तो ये कहा कि प्लीज मुझे मार दो, क्योंकि वैसे भी मुझे कैंसर है। तुम मर तो मैंने वैसे भी जाना है, तो यार लो तुम ही मार लो, अब असल में निकली है ना। उसे गोली मारने के लिए उकसा रहा था, पर उसके कहने पर भी वो आदमी को नहीं चलता, इसीलिए निक्की उठ खड़ा हुआ। तब यह जैस अपना मुंह खोलती है। उस आदमी को कहने लगी, अरे बेवकूफ इंसान, इसे कोई कैंसर वंसर नहीं है, बल्कि वो हमारा प्लान समझ चुका है। असल में निक्की को बातों में फंसाना और उसे यह कमरे तक लेकर आना सब जैस और उसकी इस साथी की चाल थी, क्योंकि वो इस तरह ही लोगों को डराकर अपनी बातों में फंसाकर लुटा कर। मगर इस बार उसका ये प्लान फेल्ड हो गया, क्योंकि इस बार उनका सामना अपने से भी बड़े लुटेरे से हो गया जो इनकी चाल समझ चुका था। जी हाँ, निक्की भी काफ़ी बड़ा माहिर लुटेरा था और वो अब चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। होटल के कमरे से निकलकर जस्ट जब जा रही थी तो निक्की भी उसके साथ साथ चलने लगता है। वो उसे शराब पीने के लिए ऑफ़र करता है, क्योंकि जस भी उससे काफ़ी हासिल हुई थी, इसलिए वो उसकी ऑफ़र मान लेती है। ये दोनों बार में आकर शराब पीने, जहाँ जस्ट उसे चोरी करने की स्किल्स महारतों के बारे में पूछने लगती है। जैसे उसे बताता है कि चोरी लूट मार के इस खेल में सबसे ज़रूरी चीज़ है फोकस, यानी किसी काम को करने में हमारी सारी तवज्जो उस तरफ होनी चाहिए। असल में इंसान एक वक्त में कई सारे काम नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरह काम खराब ही होते हैं। एक चीज़ पर फोकस और दूसरों का फोकस अपनी तरफ करना बहुत ज़रूरी होता है। ये सब बताने के बाद वो जैस के साथ इसका लड़का डीलिंग होता है, यानी वो उसकी घड़ी और पर्स चुरा ले, जिस बारे में जैस को पता भी नहीं चल पाता। वो बताता है कि मैं तुम्हारी चीज़ें आसानी से चुराता हूँ, क्योंकि तुम्हारा फोकस मेरी तरफ था और मेरा नहीं। चीज़ भी काफ़ी चौंक गई इस बात से हासिल हुई। अगले दिन ये फिर से मिली चीज़ उसे काफ़ी जिद कर, तब निक्की उसे ये बताने के लिए मान जाता है कि हम लोग टीम में थे, वो अकेला नहीं था। उसके कई सारे साथी भी निक्की के साथ चोरियां अंजाम देते हैं, तो अब जिस भी उसकी टीम का हिस्सा बनकर फिर बनी जगह पर आ गई। सामने की बात, बालकनी में निक्की भी खड़ा हो गई। इन पर नजर रख रहा था निक्की की टीम का एक लड़का। जैस को समझाता है कि हम चोरी कैसे अंजाम देंगे, और अब ये लोग फौरन अपने काम पर लग जाते हैं। यहाँ जैस की चोरी की महारथी देखकर निक्की और उसके साथी काफी हैरान भी हुए, साथ ही खुश भी हो रही थी। ये नहीं, निक्की बेवकूफ समझ रहा था, लेकिन वो तो काफी स्मार्ट निकली। आगे निक्की जैस को वो जगह दिखाता है जहां चोरी का सामान बेचा जाता था। यहाँ पर चोरी किया हुआ बहुत कीमती महंगा सामान पड़ा हुआ था, जिनमें से एक नेकलेस जिसको काफी पसंद आ गया हो। वो उसे उठाकर पहनकर देखने लगती है। निक्की उसे ये वापस रखने का कहता है, समझाने लगा, ये देखो, अभी हम इतने अमीर नहीं हुए कि आराम से अपनी ऐश वाली जिंदगी गुजारे। हमारे पास अभी सिर्फ इतना ही पैसा है ताकि हम अपना गुजारा कर सके। इस तरह की कीमती चीजें खरीदने का भी हम सोच भी नहीं सकते, यानी अभी हमें और भी बड़ी बड़ी चोरियों की जरूरत है। अब निक्की उसे एक कमरे की चाबी देते हुए कहते हैं कि अभी हमें काफी टाइम के लिए साथ काम करना है, तो मैंने तुम्हारे लिए होटल का एक कमरा लिया है। अब जस्ट उसे भी साथ आने की जिद करती है ताकि ये और वक्त साथ गुजार सके, लेकिन उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं अभी मसरूफ हूं। तो अब गाड़ी लेकर जेस अकेले ही होटल में आ जाती है। वो जब कमरे में थी
तभी निक्की के बारे में ही सोच रही थी। ऐसा लग रहा था जैसी वो उसे पसंद करने लगी हो। और तभी दरवाजे की बेल बची। जेस ने जब दरवाज़ा खोला तो वहाँ और कोई नहीं बल्कि निक्की था। यानी वो भी खुद को रोक नहीं पाया और ये दोनों साथ वक्त गुजारने रखते हैं। अब अगले दिन जिस एक आदमी से बात कर रही थी, जो निक्की का दोस्ती था, उसके साथ काफ़ी वक्त से काम कर रहा था। दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी निक्की के दोस्त को द्वारा पड़ने लगा। वो दर्द से चिल्लाने लगता है। दरअसल ये सभी निक्की और उसके साथियों का ही प्लान था। उसकी हालत देखकर लोग घबरा गए और अब जेससी सबका फोकस उसकी तरफ हुआ। ये लोग अपना प्लान अंजाम देने लगते हैं। सब लोगों की कीमती चीज़ें चुराने लगी। कुछ ही देर बाद निक्की एक एम्बुलेंस लेकर वहाँ आ। वो अपनी दोस्त और जिसको गाड़ी में बिठाकर वहाँ से निकल जाता है। रात को निक्की और उसकी सारे साथी चोरी करके पार्टी कर रही थी। सब बहुत कुछ थे। विक्की उन्हें बताता है कि इस बार हमने अपना बहुत बड़ा टारगेट हासिल किया है, $1.2 मिलियन का। उसका एक साथी निक्की को सारे पैसे देते हुए कहता है कि इन पैसों को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है और हाँ, जुएबाजी से दूर रहना। अगले दिन निक्की और जेस एक मैच देखने के लिए स्टेडियम में आती है। अब जब एक लड़की अपनी सीट से उठकर वहाँ से जाने लगी तो जेस निक्की से ये शर्त लगाती है कि इस लड़की को जाते हुए तकरीबन 8 लोग देखेंगे। निक्की कहती है कि नहीं, 8 नहीं, 3 लोग देखेंगे। अब तभी पीछे बटाई एक अमीर आदमी उनसे कहता है कि मेरे हिसाब से उसे 5 लोग देखेंगे, क्योंकि उसे 7 लोग मिलते हैं। और क्योंकि जस का अंदाज़ा काफ़ी ठीक था तो ये शर्त वो जीत जाती है। और अब निक्की उस अमीर आदमी के कहने पर ग्राउंड में खेल रहे प्लेयर्स पर शर्त लगाने लगता है। पर 2 बार निक्की उस आदमी से शर्त हार जाता है, इसलिए अब निक्की उसे 10,000 की शर्त लगाता है। वो अमीर आदमी को कहता है कि अब जो भी प्लेयर बॉल को पकड़ने की कोशिश करेगा उसे कैच छूट जाए, जबकि अमीर आदमी कहता है कि नहीं, वो कैच पकड़ लेगा। और अब कुछ ही देर के बाद एक प्लेयर बॉल पकड़ा तो उसने कैच पकड़ लिया। यानी कि निक्की ये शर्त में हार गया था। अब तक निक्की उस अमीर आदमी से $5,000 से हम ये देखकर जीस को परेशानी होने लगी। वो निक्की को कहती है कि चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए पढ़ने की। जिससे बहुत गुस्सा आ गया था, वो और बेशर्त लगाना चाहता था और इस बार वो अपनी $1.2 मिलियन की बड़ी शर्त लगाने के लिए तैयार हो गया था। वो अमीर आदमी को कहता है कि चलो $1.2 मिलियन की शर्त लगाओ, हम ये शर्ट कार्ड्स पर लगाएंगे। उसके बाद ही दोनों कसीनो में आ गई और अब निक्की सारे पैसे टेबल पर रख देता है। ये सबसे जज काफ़ी परेशान थी। वो अभी भी निक्की को यहाँ से चलने का कह रही थी, लेकिन वो उसकी एक ना सुनकर अमीर आदमी को शर्त के लिए चैलेंज कर देता है। क्योंकि उस आदमी के पास भी बहुत सारा पैसा था, इसीलिए वो भी उसके चैलेंज को कबूल कर लेता है। मगर अब बद की स्मृति से निक्की टेबल पर रखे $1.2 मिलियन भी हार जाता है। अब इन पैसों में निक्की के साथियों का भी हिस्सा था। क्योंकि सारे पैसे तो जा चुके थे, इसलिए जिसकी परेशानी बढ़ने लगती है। और अब तो निक्की भी चुपचाप यहाँ से जाने लगा जब अमीर आदमियों से टहस करवा कर कहता है कि भाई, अगर किसी बड़े प्लेयर के साथ खेलोगे तो ऐसा ही होगा। जो सुनकर निक्की को उसे कुछ याद भी आ गया था, इसीलिए वह फिर से अमीर आदमी की तरफ बढ़ने लगा। कहता है कि अब मैं डबल पैसों की शर्त खेलना चाहता हूँ। और वीनी $2.2 मिलियन की हैरान बात यह थी कि अभी उसके पास 1 रुपया भी नहीं था, मगर वह फिर भी शर्त लगाने की जिद कर रहा था कि अमीर आदमी को कहता है कि तुम ग्राउंड में खेल रहे किसी भी प्लेयर का नाम हो, नंबर नोट करो और मैं ये अंदाज़ा लगाकर तुम्हें बताऊंगा कि तुमने किस प्लेयर को अपने दिमाग में सोचा है। और इसके लिए अमीर आदमी ने मना कर दिया। वो कहता है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं। निक्की कहने लगा कि चलो, मैं नहीं, मेरी दोस्त जस्ट उस प्लेयर के बारे में बता देगी। अब निक्की का इतना पागलपन देखकर अमीर आदमी भी मान जाता है, जबकि जस्ट अभी भी उसे समझाने की कोशिश करने लगती है। स्टेडियम में जाकर अमीर आदमी ने एक प्लेयर का नंबर नोट कर लिया था। तब आकर वो जेस को कहता है कि जाओ और बताओ कि मैंने किस प्लेयर को अपने दिमाग में सोचा। तब निक्की जेस को समझाता है कि अभी बाहर जाओ और बस प्लेयर के बारे में सोचकर मुझे बता देना। जेस ने ऐसे किया। वो डोरबेल के जरिए काफ़ी देर तक प्लेयर्स को देखती रही, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आती। इस दौरान अमीर आदमी निक्की को कहता है कि अगर तुम चाहो तो अभी भी ये बेट वापस ले सकते हो, पर वो मना कर देता है क्योंकि ये रिस्क वो लेना चाहता था। और अब कुछ ही देर बाद जेस प्लेयर की तरफ देखकर कॉफी हैरान रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर निक्की का दोस्त भी खेल रहा था। इसने 55 नंबर की टी शर्ट पहनी हुई थी
और अब जस्ट बिना हिचकिचाई कह देती है कि 55 नंबर वाला ही वो प्लेयर है जो अमीर आदमी ने सोचा। ये सुनकर अमीर आदमी पागलों की तरह हंसने लगा। कहता है, वाह वाह, तुमने सही अंदाजा लगाया, तुम ये शर्त जीत गई। 55 नंबर वाला ही वो प्लेयर था, जो सुनकर जेस को भी काफ़ी हैरत हुई। इससे कोई यकीन नहीं आ रहा था कि निक्की $2.2 मिलियन जीत गया है और अब ये दोनों सारे पैसे लेकर यहाँ से निकल जाती है। हम गाड़ी में आकर जेस निक्की पर काफ़ी गुस्सा करने लगे, उसे मारने लगती है कि तुमने अभी तक मुझे अपने प्लान के बारे में नहीं बताया कि आखिर कैसे इतनी बड़ी रकम तुम जीत गई। जब तक कुछ देर पहले तो यही लग रहा था जैसे तुम्हारे गुस्से की वजह से तुम सारे पैसे हार गए हो। क्या बताओ, सच क्या है? तुम कैसे शर्त जीत गई? तब निक्की उसे बताता है कि अमीर आदमी के पास बहुत पैसा है, साथ ही वो बहुत बड़ा जुआरी भी है। कोई ऐसा जुआ नहीं जो उसने ना खेला हो। पूछती है, अच्छा तुम्हें कैसे पता चला कि मैं 55 नंबर ही चुनूंगी? तुमने इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया? तब निक्की बताता है कि काफी वक्त पहले से ही मैं की बात तुम्हारे जहन में डाल रहा था। साथ साथ अमीर आदमी की और अब यहाँ से कहानी कुछ वक्त पहले आ जाती है। हमने देखा कि निक्की के आदमी काफी वक्त पहले से ही अमीर आदमी पर नजर रख रहे थे। उन्होंने अलग अलग तरह कोशिश करके 55 नंबर उसके जहन में बिठा दिया था। वह जहाँ जहाँ भी जाता 55 नंबर या इस नंबर की शेप उसे हर जगह दिखाई दिया करती थी। यहाँ के बैनर्स पर लोगों ने 55 नंबर पकड़ा हुआ था। ये उनकी चाल थी अमीर आदमी को दिखाने के लिए। और आज जब वो मैच देखने आ रहा था तो उसकी नजर निक्की के दोष पर पड़ गई। इसीलिए उसने जहन में 55 नंबर बिठा दिया, क्योंकि उसका नंबर भी 25 ही था। यही वजह है कि शर्त के दौरान भी इसने यही नंबर चुना। और अब ये सारी बातें सुनकर जेस काफी खुश हो जाती है। वो फिर से मुतासिर हुई मैंने की। उसे कहते हैं कि तुमने भी काफी अच्छा काम किया, जो कहकर वो जेस को उसके हिस्से के पैसे देकर यहाँ से चला जाता है। हालांकि जेस उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो बिना कोई बात सुने वहां से चला गया। इस बात को लेकर जेस रोने लगती है, क्योंकि वो निक्की को पसंद करने लगी थी, मगर उसका इजरा अचानक के लिए जाना जेस को बहुत बुरा लगता है। और अब यहाँ से कहानी 3 साल के बाद की दिखाई जाती है। जी हाँ, निक्की फिर से एक अमीर आदमी को लूटने का प्लान बनाना था। इस समय आदमी का नाम गैरी होता है। उसे खेलने वाली गाड़ियां रखने का बहुत शौक था, पर गाड़ियों को ठीक करने के लिए उसे एक अच्छी मैकेनिक की जरूरत थी। इसलिए अब निक्की खुद को एक अच्छा मैकेनिक बताकर गैरी से मिलने जाता है। जब निक्की वहां से चला गया तो गैरी का गार्ड कहता है कि इससे जरा संभल कर, क्योंकि इस आदमी पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैंने अब शाम को निक्की एक पार्टी में आया जहां उसे गैरी नहीं बुलाया था। पार्टी में जस भी थी जो गैरी के पास आ जाती है। अब उन दोनों को इतनी पास देकर निक्की समझ जाता है कि ये दोनों ताल्लुक बना चुकी है। उसे बुरा लगा, इसलिए वो पार्टी से बाहर चला जाता है। वो एक जगह खड़ा ही था कि तभी यहाँ जैस आई। उसे कहती है कि मेरा उसके साथ ताल्लुक बन चुका है, लेकिन वो मेरे माजी के बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए तुम भी प्लीज गलती से भी उसके सामने जिक्र मत कर देना। और अब निक्की पार्टी में आकर बहुत सारे शराब पी जाता है, क्योंकि उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि जस्ट मेरे सामने किसी और के इतने करीब है। तब निक्की को गुस्सा तो पहले ही बहुत था, ऊपर से उसे शराब कभी खूब नशा चढ़ गया था, इसलिए वो गैरी के मुंह पर जोरदार मुक्का मार देता है। ये देखकर गैरी का गार्ड उसे पकड़ के पार्टी से बाहर निकाल देता है। गैरी उसे चोप से नहीं निकालता, क्योंकि उसे पता था कि उसने ऐसा नशे में किया। वो निक्की को माफ कर देता है। अगले दिन गैरी का मैनेजर जब निक्की को काम समझा रहा था तो पुल के पास जैसा ही जहां गैरी भी लेटा हुआ था। और अब एक बार फिर से उन्हें इतना करीब देखकर निक्की जलने लगा। उसका फोकस दोनों की तरफ ही हो जाता है। मैनेजर से मिलने के बाद वो जैस के पास आया। उसे कहता है कि तुम्हें इस तरह के कपड़े पहनकर यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ कुछ लोग तुम्हें अजीब तरह से देख रहे हैं, जो बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। पर जीस उसकी बातों को नज़रअंदाज करके वहां से चली जाती है। अगले दिन निक्की और जज एक अलग जगह पर मिले। ये जज 3 साल पहले होने वाले उस वाकये के बारे में पूछती है, क्योंकि वो ये जानना चाह रही थी कि उस दिन वो जज को अचानक छोड़कर क्यों चला गया। तब निक्की उसे समझाने की या कहें कि अपनी बातों को फंसाने की फिर से कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती, क्योंकि बहुत नाराज थी। इसलिए हमने कि अपने दोस्त के जरिए ही जज को मनाया कोशिश करता है, क्योंकि वो जिसका भी काफी अच्छा दोस्त बन गया था। निक्की अपने दोस्त के जरिए जज के पास वो ही नेकलेस गिफ्ट भेजता है जो उसने चोरी की सामान वाली जगह पर देखा था। इसलिए अब वो अपने इस दोस्त के कहने पर नेगी से मिलने के लिए राजी हो जाती है। फिर जब दोनों मिले तो निक्की की बातों से जज समझ जाती है कि वो फिर से मेरे साथ ताल्लुक बनाना चाहता है।
पर जज ने मना कर दिया। वो कहती है कि अब की बार मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। इतना कहकर वो यहाँ से निकल जाती है। अब उदास होकर नेगी जब होटल में वापस आया तो जस्ट उसके दरवाजे पर पहले से ही बैठी हुई थी। सच तो ये था कि वो आज भी उसे पसंद करती थी, इसलिए खुद को यहाँ आने से वो रोक नहीं पाई और अब ये दोनों कमरे में आकर फिर से एक साथ वक्त गुजारने लगती है। अगली सुबह बगैर बताए गैरी का गार्ड निक्की से मिलने आ जाता है। वो दरवाज़ा खटखटाता है तो निक्की फौरन जाकर दरवाज़ा खोल देता है। तब गार्ड को उस पर शक हो रहा था। उसे एहसास हुआ जैसे निक्की के साथ कमरे में और कोई भी मौजूद है, इसीलिए वो कमरे में आकर हर तरफ तलाशी लेने लगा। पर यहाँ उसे कोई भी नहीं मिलता क्योंकि जीस गार्ड से बचने के लिए साथ वाली बालकनी में जाकर घर छुप गई थी। अगले दिन गैरी का मैनेजर काम के बदले उसे ढेर सारे पैसे देता है। अब यहाँ हम निक्की को अपने लैपटॉप में कुछ ट्रांसफ़र करते हुए देखते हैं। GSL में गैरी की खुफिया डिज़ाइन थी और अब इन डिज़ाइन को चोरी करने के बाद निक्की गैरी की ग्लॉस को ही कम पैसों में वो बेच देता है, जिसके बाद निक्की को सारे पैसे लेकर जिसके साथ यहाँ से चले जाने का प्लान बनाता है। अब जब ये दोनों गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल रहे थे तो तभी गैरी का एक आदमी भी अपनी गाड़ी से इनका पीछा करने लगता है। वो अपनी गाड़ी को ज़ोर से इनकी गाड़ी में लाकर मार देता है, जिससे दोनों बेहोश हो गई। अब जब दोनों को होश आई तो वो खुद को कुर्सी से बंधा हुआ देखते हैं। उनके सामने गैरी। असल में गैरी को पहले ही पता चल चुका था कि निक यहाँ मुझे लूटने के इरादे से, इसलिए काफ़ी पहले से उसने अपने आदमियों को निक्की के पीछे लगा दिया था जो दिन रात उस पर नज़र रख रही थी। पर यहाँ गैरी को ये समझ नहीं आती कि इतनी सब सिक्योरिटी होने की बात भी निक्की नहीं फॉस्फेट का पता कैसे लगवा लिया। उसने जब इस बारे में पूछा तो निक्की जवाब देता है कि जब मैंने तुम्हें जेस्की ने करीब देखा तो मैंने भी उसके करीब जाने का फैसला किया। मैंने जेस्को को एट लिस्ट यू गिफ्ट भिजवाया था, उसमें एक खुफिया चिप लगा दी थी और जब जस्ट तुम्हारे कमरे में आई तो चिप के लैपटॉप के पास आने पर मुझे तुम्हारे लैपटॉप की एक्सेस मिल गई। यानी अब मैं तुम्हारे लैपटॉप के साथ कुछ भी कर सकता था और इसी तरीके से मुझे तुम्हारे पासवर्ड का पता चला। लेकिन हाँ, जस्ट को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था, बल्कि मैंने एक बार फिर प्यार का नाटक करके उसे भी यह सुनकर गैरी और उसका गार्ड जोर जोर से हंसने लगते हैं। और अब तभी गैरी जैस के मुंह से ही टेप हटाता है तो वो भी अपना मुंह खोलती है। ये मेरे और गैरी के बीच कभी कोई ताल्लुक था ही नहीं, यानी वो भी उसे लौटने के इरादे से ही आई थी। जी इस बारे में गैरी को पता लग गया था। असल में जब गैरी की पार्टी में आई तो उसने माणिकी को देख लिया था। वो जानबूझकर गैरी के पास जाने लगी ताकि उसे यही लगे कि वो दोनों ताल्लुक में हैं, जबकि असल में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अब यहाँ जैसे निक्की से ये कहकर झगड़ा करने लगती है कि तुम एक झूठे धोखेबाज इंसान हो, तुम कभी भी सच नहीं बोलते, तुम्हारी हरकतों की वजह से देखो अब हम मरने वाले हैं। पर उसकी एक ना सुनकर निक्की गैरी को एक और कहानी सुनाने लगता है। जीस पर गैरी का गार्ड निक्की को गोली मार देता है, ये कहकर के अब हम इसका एक और झूठ नहीं सुन सकते, जिसके बाद वो गार्ड जीस पर भी गोली चलाने के लिए आगे बढ़ता है। तब गैरी उसे ये कहकर रोक देता है कि मैं यहाँ पुलिस का कोई तमाशा बनाना नहीं चाहता, रुक जाओ जरा, इस मामले को तुम ही संभालोगी। जो कहकर वो यहाँ से चला गया। नहीं कि जख्मी था इसलिए उसकी सांसें रोकने लगती हैं। तब गार्ड जल्दी से आगे आया, एक पंप से उसकी गोली निकालकर कहता है कि गोली दिल पर नहीं लगी, तुम बच भी जाओगे, जल्दी ठीक भी हो जाओगे। जिसके बाद यहाँ जीस को भी पता चल गया कि गैरी का ये गार्ड और कोई नहीं बल्कि निक्की के डैड एंड अब निक्की की गोली निकाल चुके थे। वो फिर जैस की मदद से सारे पैसे लेते हैं और जख्मी निक्की को लेकर हॉस्पिटल की तरफ चल दिए। ये गाड़ी में थी जहाँ जैस को बातों ही बातों में पता चल गया था कि निक्की ने गैरी को लूटने की प्लानिंग 3 साल पहले ही बना ली थी। तो तब से उसके डैड गैरी के लिए गार्ड का काम कर रहे थे ताकि वो अपना भरोसा बना सके। अपने डैड की मदद से उसने गैरी के पासपोर्ट का पता लगवाया था, यानी उस टाइम निक्की ने झूठ बोला था कि मैंने ये काम जैस के जरिए किया। निक्की के कहने पर ही उसके डीएन ने गोली चलाई, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करती तो गुस्से में गैरी दोनों को शूट करके मार देता। और अब जल्दी ये लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। उसके डैड और जैसू से अंदर ले जाने लगी। अब की सज़ा उसे मिल भी चुकी थी और क्योंकि जस भी उसके जैसी ही थी इसलिए माफ़ कर उसे अपना लेती है। और अब भी दोनों ऐसी अपनी महारतों से चोरियां करते रहेंगे और अपनी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से गुजारेंगे।